नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हरियाणा की सियासत में राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में जिस तरीके से अपने करीबी विधायकों को डिनर पर बुलाया, उसके बाद इसे नाम दे दिया गया डिनर डिप्लोमेसी। सवाल उठने लगे कि राव साहब कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले ही थोड़ी बहुत बातचीत यहां पर होती नजर आई थी, या यूं कहें कि मनमुटाव नजर आया था मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ। और इस बीच अनिल विज ने भी ये बात रख दी कि अगर मुझे भी बुलाया गया होता तो मैं भी साथ जाता। इसके बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे कि राव साहब के मन में आखिर चल क्या रहा है। राव साहब ने अपनी कहीं ना कहीं अपने खिलाफ साजिशों की बात करी, ये बताया कि उनकी जान को भी खतरा है। ऐसे बड़े बयान एक मंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। राज्य में सरकार है बीजेपी की, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो भी ऐसे बयान सवाल उठाती है। लेकिन इस बीच एक नए समीकरण को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह के मन में अपनी पार्टी बनाने को लेकर कोई विचारधारा है। क्योंकि जब कांग्रेस में हुड्डा जी के खिलाफ एक दूसरे से बातचीत नहीं बनी थी, तो राव साहब ने क्या किया था, इतिहास इस बात के गवाह है। और अब वही बात नायब सैनी को लेकर उठ रही, क्योंकि राव साहब का ये कहना है कि पहले तो यही बीजेपी नेता कहते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करो, अपना कुनबा बढ़ाओ, अपने साथ एक दूसरे के विधायकों को जोड़े रखो। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं इस डिनर को डिनर डिप्लोमेसी कह दिया जाता है। फिर इसके बाद राव साहब के मन में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो खामोशी है कई सवालों को जन्म दे रही है। इसी मुद्दे पर जानते हैं, दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा को लेकर जो सियासी माहौल नजर आ रहा है सर, उसमें क्या लग रहा है? राव इंद्रजीत सिंह क्या खामोश रहकर अब बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, या उनके मन में कोई समीकरण है नया? देखिए यहाँ पर दीपक, जिस तरीके से देखा जाए तो ये आम चर्चा जो है जी। हरियाणा की राजनीति में होती है कि पार्टियां जो हैं उनमें गुटबाजी देखने को मिलती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें। कांग्रेस पार्टी में लगभग पिछले 5 सालों से संगठन का निर्माण भी नहीं हो पाया है और बीजेपी अक्सर इसको लेकर चर्चाओं में कहीं ना कहीं उनको तूल देती रहती है कि कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो इतनी हावी है कि संगठन का सृजन तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर पार्टी बुलाई थी, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह का आगामी सियासी कदम क्या होगा, क्योंकि आमतौर पर वो इस तरीके के कार्यक्रम करते नहीं हैं जी। और ना ही इस तरीके की पार्टी बुलाने में वो विश्वास रखते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने कुछ ऐसी पार्टियां बुलाई हैं तो उसमें जाहिर तौर पर उन्होंने कोई बड़े सियासी कदम उठाए हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा 2011 का, जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तनातनी देखने को मिली थी और राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। उस दौरान राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री होते थे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2009 में दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया था। इस बात की टीस कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को अंदर ही अंदर खल रही थी और उसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे या मेरे समर्थित जो विधायक हैं उनके कामों को नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, और जिसको लेकर उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर रैली का आयोजन किया और उसके बाद इंसाफ मंच बनाया हरियाणा में, जिसमें सीधे तौर पर यह माना गया कि 2014 का लोकसभा चुनाव राव इंद्रजीत सिंह इंसाफ मंच से ही लड़ेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 2013 में 15 अक्टूबर को उन्होंने जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद वो बीजेपी यानी से ही यानी दिनेश चुनाव सर, लड़े। हम पहले भी चर्चा करें, जैसे आज भी अगर हम बात करें 2011 वाले हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार केंद्र में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। जैसा आपने बताया 2009 में हुड्डा जी को सीएम बनाया गया था, तो टीस कहीं ना कहीं थी। 75 साल के राव इंद्रजीत सिंह हो चुके हैं और वही टीस आज भी नजर आ रही है। और आज भी वही बात जब उन्होंने नायब सैनी के सामने रखी कि हमारे क्षेत्र के हमारे विधायकों के कामकाज आप करिएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी एक जाति का नहीं, 3 करोड़ करीब हरियाणा वासियों का सीएम हूं। यानी चलती सरकार पहले भी हुड्डा कहीं ना कहीं राव साहब छोड़ चुके हैं। तो अब क्या वही हालात इस बार भी बन रहे बीजेपी में? देखिए दीपक, राव इंद्रजीत सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव जी। के प्रचार के बाद भी ये बातें कही थी कि भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है। मैं 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनकर आया तो उस वक्त भी मुझे केंद्र में मंत्रालय जी। मिला। उससे पहले जब मैं मनमोहन सिंह की सरकार में भी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल था, उस वक्त भी मैं केंद्रीय मंत्री था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर मुझे कुछ दिया ही नहीं है। जी। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, क्योंकि जो उनका सियासी रुतबा है वो आज हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी में सबसे मजबूत है और उन्होंने इसकी उम्मीद भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम कुर्सी सौंपने का काम करेगी। लेकिन 3 जो टर्म है लगातार
वो बीत जाने के बाद भी यहाँ पर 2 बार, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह को सीएम कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और इस बात को लेकर जो आपने 75 वर्ष का जिक्र किया है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई उम्र मेरी बेशक 75 साल हो गई है, लेकिन ना तो मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। मेरी फिटनेस जो है वो मुझे इस बात की गवाही देती है कि मुझे आगे लोगों के लिए काम करना चाहिए। लोग कामों को लेकर मुझ पर विश्वास जताते हैं और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का जो इक्वेशन है 75 साल वाला, उस 75 साल वाले इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह को देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 75 साल के बाद जो है बड़े पद पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक और रूल है बीजेपी का कि एक पद एक परिवार का भी कोई पद है। ऐसे सुनने में आया था कि एक परिवार से कोई एक ही शख्स एक पद पर रहेगा। तो राव इंद्रजीत सिंह भी मंत्री हैं, आरती राव भी मंत्री बना दी गई और अब तो कहा जा रहा है कि डिनर डिप्लोमेसी के बाद आरती राव पर कोई एक्शन भी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर अनिल विज ने ही सवाल खड़े किए थे। तो इन सब के बीच कुल मिलाकर ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ठनती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये भी हम सवाल खड़े कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ रुख करे तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा भी सीएम पद के लिए तैयार बैठे। तो यानी राव साहब अगर वहां पर भी जाते हैं तो शायद वहां पर भी वही सब होने को है कि वो सीएम तो नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि हुड्डा जी के साथ तो 30+ विधायक बताए जाते हैं। तो अगर कल को वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो क्या लगता है कितने विधायक उनके साथ दिखेंगे? देखिए, अहिरवाल बेल्ट जो है ये काफी निर्णायक है और इस अहिरवाल बेल्ट में देखा जाए तो 3 जिलों में ही, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की बात करें तो 12 सीटें यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ फरीदाबाद और पलवल की बात करें तो ये भी दक्षिणी हरियाणा का एक अहम हिस्सा है। मेवात भी उसमें शामिल है और मेवात के भी कुछ जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वक्त पर समर्थन में नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अहिरवाल बेल्ट, जिसमें प्रमुख रूप से 6 जिले हैं, इस 6 जिलों में कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि 24-25 सीटें हैं और इन 24-25 सीटों में कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है। तो जाहिर तौर पर जो 12-15 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में रहेंगे। यहीं तक नहीं, कुछ हिसार में भी उनके समर्थक हैं, कुछ भिवानी में भी उनके समर्थक हैं। तो भिवानी की सीटों को यदि इसमें नहीं जोड़ा जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि भिवानी से बाडड़ा जो विधानसभा सीट है और इसके साथ साथ जो भिवानी विधानसभा सीट है वहां पर भी राव इंद्रजीत सिंह का सियासी दबदबा मौजूद है। चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद हैं वो भी राव इंद्रजीत सिंह के गुट से ही हैं। और आखिरी छोटी सी बात मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाहती है कि जाट वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। पिछले करीब 10 सालों से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए, जिससे कि जाटों का वोट बैंक है वो एकमुश्त बीजेपी के फेवर में आ जाए। और इसको लेकर के अब बीजेपी एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर चौधरी धर्मवीर सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक में विश्वास पैदा किया। तो यानी कुल मिलाकर ये तय है कि अगर 12-15 विधायकों की संख्या देखिए तो कम नहीं होती, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुत अच्छी टक्कर दी थी एक दूसरे को चुनाव में। और माना जा रहा है कि अगर कल को दोबारा चुनाव होते हैं तो दोनों की टक्कर जबरदस्त नजर आएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे हट नहीं रहे और नायब सिंह सैनी भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर राव इंद्रजीत सिंह एक तीसरा मोर्चा बना देते हैं, तीसरा कोई बड़ा दल बना देते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं और अगर 11-12 विधायक भी उनके साथ आ जाएंगे तो ये बहुत निर्णायक होगा। किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। हो सकता है कि जो वो चाहे वो हो सके, क्योंकि हम यूपी की सियासत में ऐसा देख चुके हैं, कम विधायक वाली पार्टी को भी सीएम पद मिलते देखा गया है। अब हम बिहार की बात करें तो वहां पर सिर्फ 43 विधायक हैं यहाँ पर अभी नीतीश कुमार के, लेकिन आज वो सीएम है, जबकि वहां पर टोटल सीट 243 है। बीजेपी के पास 80 विधायक, आरजेडी के पास 70+ विधायक, लेकिन कम विधायक वाला भी सीएम बन सकता है। वही उम्मीद अगर राव इंद्रजीत सिंह रखते हुए बीजेपी से अपना मुंह फेरते हैं तो शायद भविष्य में उनके लिए सीएम पद के रास्ते खुल सके। जनता भी चाहती है, हमने कई कमेंट्स और कई ट्वीट पढ़ते हैं तो जनता भी चाहती है कि राव साहब को कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या बीजेपी से पीछे हटेंगे या बीजेपी उनको मना लेगी कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर साथ जुड़ने के लिए। आप भी बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।